साल बाद अचानक से विजय माल्या आकर एक 4 घंटे का पॉडकास्ट देते। थंबनेल पर लिखा होता है बड़े बोल्ड लेटर्स में, आई एम नॉट अ चोर, आई एम प्रोबेबली द ओनली चोर हु इज बीइंग कॉल्ड चोर आफ्टर रीपेइंग 2.5 टाइम्स। अब ये कैसा लॉजिक हुआ? अगर चोर ने चोरी करी है और पुलिस ने चोरी का सारा पैसा वापस ले लिया है, तो क्या इसका मतलब ये हुआ कि चोर चोर नहीं है? ऐसे तो हर इकोनॉमिक ऑफेंडर अपनी संपत्ति जब्त होने के बाद कह सकता है कि भाई मेरे गुनाह तो माफ हो गए। नमस्कार दोस्तों, 28 फरवरी 2016 स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के कुछ बड़े अधिकारी सुप्रीम कोर्ट के लॉयर दुष्यंत दवे से मिलते हैं। इनकी मुलाकात का मुद्दा था विजय माल्या, वही विजय माल्या जिन पर एलिजिडली लगभग 9,000 करोड़ रुपए का कर्ज था। इस मीटिंग में दुष्यंत दवे एसबीआई से सीधे तौर पर कहते हैं कि उन्हें लगता है कि विजय माल्या देश से भाग सकते हैं। वो सलाह देते हैं कि उन्हें ऐसा करने से रोकने के लिए सुप्रीम कोर्ट इमीडिएटली जाना चाहिए। अगला दिन 29 फरवरी एसबीआई के अधिकारियों को सुबह दुष्यंत दवे से मिलना था, जिसके बाद सुप्रीम में पिटीशन दाखिल की जानी थी। लेकिन एसबीआई के अधिकारी दवे से मिलने ही नहीं आते। ये सिर्फ 5 दिन बाद 5 मार्च को ही होता है कि एसबीआई की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन डाली जाती है। लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। विजय माल्या 2 मार्च को ही देश छोड़कर जा चुके थे। इस घटना के 9 साल बाद अब विजय माल्या एक पॉडकास्ट करते हैं यूट्यूबर राज शमानी के साथ। इसमें वो कहते हैं कि वो देश छोड़कर भागे नहीं थे, वो बताकर जिनीवा गए थे। 4 घंटे से ज्यादा लंबे इस पॉडकास्ट में वो अपने ऊपर लगे अलग अलग आरोपों को डिफेंड करते हैं और वो अपनी तरफ से पूरी कोशिश करते हैं ये बताने की कि उनकी कोई गलती नहीं थी। मेरी राय में दोस्तों, एक तरफ तो ये खबर बड़ी अच्छी है यूट्यूब कम्युनिटी के लिए कि इतने हाई प्रोफाइल इंटरव्यूज अब यूट्यूबर्स को दिए जा रहे हैं इंडियन मीडिया को दिए जाने की जगह। इससे पता चलता है कि इंडियन मीडिया से हर किसी का भरोसा उठ गया है। लेकिन दूसरी तरफ एक कंसर्न भी है यहाँ पर, एक बड़ा महत्वपूर्ण सवाल कि क्या ये पॉडकास्ट अब सिर्फ एक जरिया बन गए हैं लोगों के पीआर के लिए। आज विजय माल्या राज शमानी के साथ पॉडकास्ट पर बैठे, इससे पहले ललित मोदी बैठे थे वहां। दूसरी तरफ एएनआई की स्मिता प्रकाश पॉडकास्ट कर रही हैं बायजूस के सीईओ के साथ, एक और ऐसे आदमी जिन पर एलिगेशन है हजारों करोड़ रुपए के फ्रॉड का। ये सभी ऐसे लोग जिन पर आरोप लगे हैं हजारों करोड़ का फ्रॉड करने के। अपने आप से पूछकर देखिए, आखिर क्या कारण है कि ये लोग पॉडकास्ट पर जाना प्रेफर करते हैं एक्चुअल जर्नलिस्ट्स को इंटरव्यूज देने की बजाय। खैर, विजय माल्या पर आए हैं तो सवाल ये उठता है कि क्या वो सही में विक्टिम है, किसी साजिश का शिकार है, या फिर उनके क्राइम्स को यहाँ व्हाइट वॉश किया जा रहा है। मैंने पूरा पॉडकास्ट देखा और काफी टाइम से इस मुद्दे को फॉलो किया है। चलिए अपने टॉपिक पर आते हैं। सबसे पहला आरोप विजय माल्या पर लगता है अपने किंगफिशर एयरलाइंस के एम्प्लॉइज को सैलरी ना देने का। ये मिड 2012 के अराउंड हुआ था, जब एयरलाइन के एम्प्लॉइज को सैलरी मिलना बंद हो गई थी। 20 अक्टूबर 2012 से एयरलाइंस ने अपनी सारी फ्लाइट्स बंद कर दी थी और 31 दिसंबर 2012 को डीजीसीए ने फॉर्मली इस एयरलाइन का लाइसेंस कैंसिल कर दिया था। So the crisis-ridden airline's license has now been suspended by the DGCA. जनवरी 2013 की इस खबर को देखिए। एम्प्लॉइज को ऑलरेडी 8 महीने हो गए थे काम करते हुए और 8 महीने से उनको सैलरी नहीं मिली थी। अब अपने 2025 के इस पॉडकास्ट में माल्या कहते हैं कि वो अपने एम्प्लॉइज की बहुत केयर करते हैं। I would ask anyone to check on how I cared for my employees. I was proud of the care that I gave to my employees. उन्होंने पूरी कोशिश करी थी सैलरीज पे करने की, लेकिन कर्नाटका हाई कोर्ट ने उनके फंड्स को सीज कर लिया था और उसकी वजह से वो सैलरीज कभी पे नहीं कर पाए। There was money lying in deposit with the Karnataka High Court. I specifically applied to court to pay the salaries of Kingfisher and staff. The banks objected and the court refused the permission. एक्चुअली में पूरे पॉडकास्ट में जब जब बात सैलरीज पे करने की उठती है, बार बार माल्या इसी कर्नाटका हाई कोर्ट वाले आर्ग्यूमेंट का इस्तेमाल करते हैं। द कॉमन पर्सन डिडंट नो दैट अपॉन ऑब्जेक्शन बाय द सेम बैंक्स कर्नाटका हाई कोर्ट डिक्लाइन टू अग्री टू ड्रॉइंग रेडिली अवेलेबल कैश टू पे द सैलरीज। लेकिन यहाँ 2 चीजें हैं जिनको वो ढंग से क्लैरिफाई नहीं करते। पहला, कर्नाटका हाई कोर्ट ने एक्चुअली में 2013 में किंगफिशर एयरलाइंस के कुछ फंड्स को सीज किया था, जबकि एम्प्लॉइज को सैलरी मिलनी मिड 2012 से ही बंद हो गई थी। तो क्या सैलरी ना पे कर पाने का ब्लेम हाई कोर्ट पर डालना सही है? दूसरा, 2013 में जब माल्या ने हाई कोर्ट के सामने पिटीशन डाली थी कि वो सैलरी पे करना चाहते हैं अपने एम्प्लॉइज की, तो इस पिटीशन में सिर्फ 1 महीने की सैलरी की बात की गई थी। सिर्फ 13 करोड़ रुपए रिलीज करने की बात की गई थी, पूरी पेंडिंग सैलरी नहीं। ये बात सच है कि हाई कोर्ट ने उनकी पिटीशन को रिजेक्ट कर दिया था, लेकिन अगर एक्सेप्ट भी कर लिया होता तो भी एम्प्लॉइज को सिर्फ 1 ही महीने की सैलरी मिलती, जबकि एक्चुअली में 8 महीने की सैलरी उनसे छीनी जा रही थी। टोटल में कंपनी की करीब 3000 एम्प्लॉइज की 300 करोड़ की सैलरी पे नहीं की गई है, आज तक पे नहीं की गई है। इनमें से कई एम्प्लॉइज की तो 25 से 50 लाख तक की सैलरी पेंडिंग है।
उनसे पूछा जाता है कि बाकी कंपनीज भी तो थी उनकी जो सक्सेसफुल थी, उन कंपनीज से आने वाले पैसे का क्यों नहीं इस्तेमाल कर लिया इन एम्प्लॉइज की सैलरीज को पे करने के लिए। You know, here was what pissed people off, that in your private life you were enjoying. If your suggestion is that I should have led loan in some artificial way, forget the shareholders of all the other businesses, United Spirits, United Breweries, MCF. तो जवाब में विजय माल्या कहते हैं किंगफिशर उनकी इकलौती प्रायोरिटी नहीं थी लाइफ में। My only asset and liability in life was Kingfisher Airlines. Nothing else. That's the way I should have behaved, right? So, sadly, if one company fails, is it your suggestion that the whole group must fail? अब एक तरफ तो यहाँ पर एम्प्लॉइज की सैलरी नहीं पे की जा रही थी और दूसरी तरफ विजय माल्या खुद से बड़ी बड़ी लग्जूरियस लैविश पार्टीज थ्रो कर रहे थे। दिसंबर 2015 पर अपने 60th बर्थडे पर माल्या ने गोवा में एक बहुत बड़ी पार्टी की जो 2 दिन तक चली। इसमें लगभग 200 गेस्ट आए, ताज होटल में रहे, स्पेनिश पॉप स्टार एंड्रिके इग्लेसियस और सोनू निगम जैसे लोगों को बुलाया गया। उन्होंने स्पेशल परफॉर्मेंस दी और फोर्ब्स की एक रिपोर्ट के मुताबिक इस पार्टी पर लगभग 13 करोड़ रुपए खर्च किए गए थे। तो जाहिर सी बात है, एक अरबपति जो अपनी एक पार्टी पर 13 करोड़ रुपए खर्च कर सकता है, वो अपने किंगफिशर एयरलाइंस के एम्प्लॉइज को 300 करोड़ रुपए क्यों नहीं पे कर सकता। एक्चुअली में जब पार्टीज को लेकर सवाल पूछा गया तो विजय माल्या को इसमें कुछ गलत नहीं लगा जो उन्होंने किया। Paid for it myself. Kingfisher Airlines was in no position to pay. But okay, maybe it was a mistake. I should have probably come here to London and had my party, and nobody would have known. मोटे मोटे तौर पर उनका आर्ग्यूमेंट यही था कि मैं एक बड़ा बिजनेसमैन हूँ, मेरी 2-3 और सक्सेसफुल कंपनीज हैं, एक कंपनी फेल हो गई तो क्या हुआ, इस कंपनी के एम्प्लॉइज को अगर सैलरी नहीं मिल रही तो कंपनी फेल है इसलिए नहीं मिल रही, लेकिन मैं तो एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन हूँ, मैं ये पार्टीज कर सकता हूँ, मैं कितना भी पैसा खर्च करूँ क्योंकि मेरी वो और कंपनीज हैं। इस सिचुएशन पर तब के आरबीआई गवर्नर रघुराम राजन ने भी कॉमेंट किया था। उन्होंने कहा था जब आप पर बहुत सारा पैसा उधार है तब अगर आप अपनी बर्थडे पार्टीज को इस तरीके से फ्लॉन्ट करोगे तो उससे जनता को यही लगेगा कि आपको कोई परवाह नहीं है। और सैलरी देना तो छोड़िए, किंगफिशर एयरलाइन एम्प्लॉइज की सैलरी से जो टैक्स काट रही थी वो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के पास जमा भी नहीं किया जा रहा था, जबकि कानून के मुताबिक 7 दिन के अंदर अंदर ये टैक्स जमा करना होता है। इसके कारण एम्प्लॉइज को इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के नोटिस मिलने लगे थे। और बताओ, विजय माल्या कहते हैं कि वो अपने एम्प्लॉइज की बहुत केयर करते हैं। I would ask anyone to check on how I cared for my employees. I was proud of the care that I gave to my employees. उन्होंने पूरी कोशिश करी थी सैलरीज पे करने की, लेकिन कर्नाटका हाईकोर्ट ने उनके फंड्स को सीज कर लिया था और उसकी वजह से वो सैलरीज कभी पे नहीं कर पाए। There was money lying in deposit with the Karnataka High Court. I specifically applied to court to pay the salaries of Kingfisher and staff. The banks objected and the court refused the permission. एक्चुअली में पूरे पॉडकास्ट में जब जब बात सैलरीज पे करने की उठती है, बार बार माल्या इसी कर्नाटका हाई कोर्ट वाले आर्ग्यूमेंट का इस्तेमाल करते हैं। द कॉमन पर्सन डिडंट नो दैट अपॉन ऑब्जेक्शन बाय द सेम बैंक्स कर्नाटका हाई कोर्ट डिक्लाइन टू अग्री टू ड्रॉइंग रेडिली अवेलेबल कैश टू पे द सैलरीज। लेकिन यहाँ 2 चीजें हैं जिनको वो ढंग से क्लैरिफाई नहीं करते। पहला, कर्नाटका हाई कोर्ट ने एक्चुअली में 2013 में किंगफिशर एयरलाइंस के कुछ फंड्स को सीज किया था, जबकि एम्प्लॉइज को सैलरी मिलनी मिड 2012 से ही बंद हो गई थी। तो क्या सैलरी ना पे कर पाने का ब्लेम हाईकोर्ट पर डालना सही है? दूसरा, 2013 में जब माल्या ने हाईकोर्ट के सामने पिटीशन डाली थी कि वो सैलरी पे करना चाहते हैं अपने एम्प्लॉइज की, तो इस पिटीशन में सिर्फ 1 महीने की सैलरी की बात की गई थी, सिर्फ 13 करोड़ रुपए रिलीज करने की बात की गई थी, पूरी पेंडिंग सैलरी नहीं। ये बात सच है कि हाईकोर्ट ने उनकी पिटीशन को रिजेक्ट कर दिया था, लेकिन अगर एक्सेप्ट भी कर लिया होता तो भी एम्प्लॉइज को सिर्फ 1 ही महीने की सैलरी मिलती, जबकि एक्चुअली में 8 महीने की सैलरी उनसे छीनी जा रही थी। टोटल में कंपनी के करीब 3000 एम्प्लॉइज की 300 करोड़ की सैलरी पे नहीं की गई है, आज तक पे नहीं की गई है। इनमें से कई एम्प्लॉइज की तो 25 से 50 लाख तक की सैलरी पेंडिंग है। उनसे पूछा जाता है कि बाकी कंपनीज भी तो थी उनकी जो सक्सेसफुल थी, उन कंपनीज से आने वाले पैसे का क्यों नहीं इस्तेमाल कर लिया इन एम्प्लॉइज की सैलरीज को पे करने के लिए। You know, here was what pissed people off, that in your private life you were enjoying. If your suggestion is that I should have led loan in some artificial way, forget the shareholders of all the other businesses, United Spirits, United Breweries, MCF. तो जवाब में विजय माल्या कहते हैं किंगफिशर उनकी इकलौती प्रायोरिटी नहीं थी लाइफ में। My only asset and liability in life was Kingfisher Airlines.